हेलो दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा एकेडमी में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने दो थिंकर्स प्लेटो एंड मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट उनको कवर कर लिया है। आज के जो हमारे थिंकर हैं, इनका नाम है मैकियावेली, निकालो मैकियावेली। इनके बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दिए हैं, ठीक है। इन्होंने मानव स्वभाव के बारे में क्या बात की है, इनको आधुनिक जो राजनीति है उसका, आधुनिक जो युग है उसका शिशु क्यों कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में आने के लिए। अगर आप बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, साथ ही अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होने वाले हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, एंड अदरवाइज कोई सजेशन है तो आप वो भी दे सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उससे हम शुरू करते हैं। निकालो मैकियावेली। तो जो मैकियावेली है, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1469 में। 1469 फ्लोरेंस में इनका जन्म हुआ था। अब जो फ्लोरेंस है वो कहाँ है, इटली में है। इटली 5 जो टुकड़े हैं, इटली के 5 टुकड़े थे उस टाइम पे, मतलब वो 5 छोटे छोटे टुकड़ों में स्टेट्स में बटा हुआ था। जिसमें से क्या था, इसमें लिखा ना, फ्लोरेंस वॉज ऑफ द 5 स्टेट सिटी ऑफ इटली। तो इटली क्या है, वो 5 स्टेट्स में बटा हुआ था। सबसे पहले क्या था, नेपल्स, मिलान, वेनिस, इसमें एक कम है जो होगा रोम, ठीक है, रोम होगा, रोम। तो रोम जो था, और आपका फ्लोरेंस, तो ये 5 स्टेट्स में बटा हुआ था। जो कंट्रोल करते थे इन 5 जो स्टेट्स हैं, इन्हें कंट्रोल करने वाले कौन थे, वो थे पॉप, ठीक है। पॉप कंट्रोल करते थे। चर्च के जो सबसे बड़े एक कह सकते हो, जो चर्च के जो लोग होते हैं ना, मतलब धर्म और राजनीति दोनों एक साथ जुड़ी हुई थी। फिर आता है, इसके बाद जब ये जो 5 इटली जो था वो 5 जो टुकड़ों में बटा हुआ था, इसको जो और बड़े बड़े मतलब जो बिग किंगडम्स थे, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ये क्या करते थे, जो इटली की जो पॉलिटिक्स है इसमें इंटरफेयर करते थे। तो उस टाइम पे क्या था कि जो निकालो मैकियावेली, इनका जन्म हुआ था। इसके साथ ही 1494 फ्लोरेंस वॉज रूल बाय मेडिची। अब इसमें बता रखा है कि 1494 में क्या था कि फ्लोरेंस में था आपका मेडिसी फैमिली का शासन, मतलब कि वहाँ पे मेडिसी फैमिली का शासन चलता था। लेकिन क्या होता है 1994, यहाँ पे 14 आएगा, 1494 में कि जो मेडिसी फैमिली होती है उसका तख्ता पलट हो जाता है, और वहाँ पे क्या होता है, फ्लोरेंस में जो रिपब्लिकन मतलब गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश हो जाती है। मतलब कि जो आपकी मेडिसी फैमिली है वो उसको हटा देते हैं, और उसकी जगह पे रिपब्लिक मतलब कि जो गणतंत्र जो शासन होता है उस वो इस्टेब्लिश होता है फ्लोरेंस में। एट द एज ऑफ 29 मैकियावेली एंटर पब्लिक लाइफ। अब क्या होता है कि जब जो मेडिसी फैमिली होती है उसका जब तख्ता पलट हो जाता है और गणतंत्र की स्थापना हो जाती है, मतलब रिपब्लिक की स्थापना हो जाती है, तो फ्लोरेंस में, तो जो आपके मैकियावेली होते हैं वो 29 साल के होते हैं सिर्फ, ठीक है, 29 ईयर्स ओल्ड होते हैं, और वो एंटर करते हैं किसमें, पब्लिक लाइफ में, ठीक है, पब्लिक लाइफ में एंटर करते हैं। फिर आता है अपॉइंटेड एज द सेकंड काउंसलर। ये जो आपके जो मैकियावेली होते हैं, इनको गणतंत्र आने के बाद इनको सेकंड काउंसलर के तौर पे इनको नियुक्त किया जाता है, ठीक है, सिविल सर्विस पोस्ट बोलते हैं इसको। फिर आता है कि इनके काम से बहुत ज़्यादा खुश होके कि जो गवर्नमेंट होती है इनको क्या करती है, 10 ऑफ वॉर कमेटी का क्या करती है, इनको मेंबर बना देती है, ठीक है, मेंबर बना देती है। इसमें क्या होता है, इसमें ना विदेश विदेश के जो संबंध होते हैं, विदेशों से संबंध जो रखते हैं, मतलब उनकी देख रेख करना, मतलब इनका काम होता है, मतलब दूसरी जगह घूमना, उनकी पॉलिटिक्स देखना, ये सारा काम होता है इनका। फिर क्या करते हैं कि ये जो गवर्नमेंट होती है उसको 14 ईयर्स देते हैं, ठीक है, 14 ईयर्स देते हैं, और बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स में, और वो ना बहुत पास से, बहुत नज़दीक से ये क्या करते हैं, पॉलिटिक्स जो होती है उसको देखते हैं।
इसके बाद ही लेकिन होता क्या है कि 1512 में, ठीक है, मतलब 1512 में क्या होता है कि जो ये मेडिसी फैमिली होती है वो दोबारा सत्ता में आ जाती है। किसकी हेल्प से? स्पेनिश की आर्मी की वजह से दोबारा से जो आपकी मेडिसी फैमिली होती है वो दोबारा सत्ता में आ जाती है 1512 में विद हेल्प ऑफ स्पेनिश आर्मी। फिर जो आपके मैकियावेली जो होते हैं उनकी जो लाइफ में जो कहते हैं ना एवरीथिंग चेंज फॉर मैकियावेली, तो जो मैकियावेली होते हैं उनके लिए सब कुछ एक तरीके से मान लो चेंज हो जाता है। जब जो मेडिसी फैमिली होती है वो दोबारा से जब पॉलिटिक्स में आती है तो क्या होता है कि मैकियावेली जो होती है, जितने भी मतलब पुराने जो कर्मचारी होते हैं ना, जो लोग काम करते हैं, उन सबको रिमूव कर देती है, उन सबको उनकी पोस्ट से हटा देती है। तो मैकियावेली जो होते हैं उन्हें भी हटा देती है। उसके बाद क्या होता है कि मतलब 1513 में मैकियावेली को अरेस्ट कर लिया जाता है, ये कह के कि जो तुम क्या कर रहे हो, तुम ना जो मेडिसी फैमिली है उनके अगेंस्ट मतलब तुम जा रहे थे, ठीक है। तो ये कहकर जो मैकियावेली होते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। जब उनको मतलब गिरफ्तार कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उनको जेल में मतलब बहुत ज़्यादा ना उनको टॉर्चर वगैरह किया जाता है। इसके साथ ही क्या होता है कि जो मैकियावेली है उनको उनको जब रिहा करा जाता है ना, जब उनको छोड़ा जाता है, तो ये कहा जाता है कि आपको हम मतलब फ्री तो कर देंगे, फ्री कर देंगे, लेकिन वो कंडीशन रखते हैं कि आप क्या करोगे, आप दोबारा मतलब विल नॉट पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ, मतलब आपको पब्लिक जो लाइफ है उसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं होगा। ये कह के उनको मतलब जो अरेस्ट जो करते हैं उनको छोड़ देते हैं। फिर आता है जो मैकियावेली, फिर क्या करते हैं वो अपने गांव चले जाते हैं वापस। फिर उसके बाद ना वो गांव चले जाते हैं और जो जितनी भी मतलब जो पब्लिक जो चीज़ होती है उससे वो रिटायर हो जाते हैं। फिर वो अपने गांव चले जाते हैं। गांव जाने के बाद जब आपका जो 1513 था उसके सेकेंड हाफ में वो क्या करते हैं, वो राइटिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे और कुछ तो काम नहीं था उनको, तो फिर वो यही काम स्टार्ट करते हैं। फिर वो द प्रिंस और जो उनकी जो बुक थी डिस्कोर्स ऑन लिवी, मतलब जो डिस्कोर्स है इसके ऊपर वो काम करना शुरू करते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको मैं बता दूं, जो इनकी बुक है डिस्कोर्स और जो द प्रिंस, जो प्रिंस है उसमें ये वो सिर्फ 90 पेजों की बुक है, तो उस पे वो जल्दी काम करना मतलब वो ज़्यादा काम करते हैं और उस बुक को बहुत मतलब जल्दी कंप्लीट करते हैं। इसके साथ ही एक्चुअली क्या है, थोड़ी गलत पीडीएफ लग गया है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये क्या है कि ये थोड़ा बहुत हमने हिंदी में दिया हुआ है। इसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे कि ये मेरे खुद के नोट्स लिखे हुए हैं, आपके लिए मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फ़ायदेमंद ये नोट्स साबित होंगे अगर आप इनसे पढ़ते हो और आप बहुत सिंपल सिंपल लैंग्वेज में लिख कर आ सकते हो अपने एग्जाम में, ठीक है। प्रत्येक विचारक अपने समय के प्रोडक्ट हैं, अर्थात उनके विचार उस समय के प्रचलित वातावरण और उस विशेष विचारक के अंतिम मुद्दे से प्रभावित होते हैं कि वह करना क्या चाहते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो हमने पढ़ा कि जो इटली था वो एक 5 जो पार्ट्स उसमें डिवाइडेड था, 5 भागों में बटा हुआ था। तो जो आपके मैकियावेली थे वो ये चाहते थे कि जो जैसे जो बाकी किंगडम्स हैं, जैसे कि ब्रिटेन है और आपका स्पेन है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये ऐसे इतने मजबूत हैं, ऐसी क्या हो कि जो इटली है उसको भी ऐसी मजबूत होना चाहिए, वो उस इटली को भी ऐसी मजबूत तो बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते थे। इसके साथ ही और जो मैकियावेली है वो बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना देश प्रेमी टाइप के थे। अब क्या होता है कि जो मैकियावेली है उनकी शिक्षा तो मतलब इतनी नहीं हुई होती, मतलब इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन अच्छी अच्छी खासी फैमिली से ये बिलोंग करते थे। अब इसमें क्या बताया हुआ है कि जो प्रत्येक विचारक अपने समय के प्रोडक्ट्स होते हैं, इसका मतलब ये बताया हुआ है कि जो भी विचार जो मैकियावेली ने दिए या प्लेटो ने दिए या फिर हॉब्स ने दिए, लॉक ने दिए, जॉन रॉस ने दिए, मतलब कि जो भी विचारक कोई भी थ्योरी निकालता है तो वो क्या होता है, वो उस समय की परिस्थितियों को देखकर तब वो कोई भी जो सिद्धांत होता है उसे देता है।
तो यही बताया हुआ है कि क्या होता है कि वो जो प्रत्येक जो विचारक होते हैं वो अपने टाइम के प्रोडक्ट है, मतलब भाई उन्होंने जो देखा उसको उन्होंने लिखा, है ना। उन्होंने जैसा वातावरण पाया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि राज्य ऐसा होना चाहिए, मानव का स्वभाव ऐसा है, मानव का स्वभाव बहुत बुरा है, कोई कहेगा मानव का स्वभाव बहुत अच्छा है। तो मतलब अपने समय की चीजों को देखने के बाद ही उन्होंने पता लगाया। अब क्या है, इसमें मैंने हिंदी में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है कि जो मैकियावेली थे वो इटली से थे, ठीक है। उनका जन्म उस समय हुआ था जब पुनर्जागरण काल खत्म हो रहा था और आधुनिक युग की शुरुआत हो रही थी। अब इसमें बताया हुआ है कि पुनर्जागरण खत्म नहीं हो रहा था, मतलब पुनर्जो जागरण है वो शुरू हो रहा है, मतलब हाँ एक तरीके से मान लो आप उसकी एंड पे था। जो मैकियावेली है इनका जो जन्म था ना वो उस समय हुआ था जब पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का क्या मतलब होता है कि इटली जो थी ना, इटली में ज़्यादातर क्या था, चर्च का शासन, पॉप का शासन था, ठीक है। पॉप का शासन था, मतलब चर्च बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता था, मतलब धर्म था वो राजनीति में एकदम घुसा हुआ था कि लोग एकदम ना अंधविश्वास, कहते हैं ना अंधविश्वास में ही जीवन में जी रहे थे कि अच्छा वो कहते हैं ना कि अगर पॉप बोल दे कि आपको इतने पैसे देने तो आपका ये काम हो जाएगा, है ना। अंधविश्वास ही बहुत ज़्यादा थे उस टाइम पे, पहले के टाइम पे। लेकिन जब जिस टाइम इनका जन्म हुआ, मतलब 14 जो ये एक जो चीज़ थी इनकी 1400 के आसपास ही, तो उस टाइम पे क्या था, पुनर्जागरण काल आ रहा था, मतलब कि जो लोग थे वो धर्म की जगह या अंधविश्वास की जगह, धर्म को तो मान रहे थे लेकिन जो अंधविश्वास था उसकी जगह वो बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक चीज़ों पर ध्यान दे रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा अध्यात्म आ रहा था, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना वैज्ञानिक चीज़ों की लोग उनका झुकाव हो रहा था जो लोग थे उनका। और जो आधुनिक युग है, ठीक है, और जो आधुनिक युग है उसकी शुरुआत हो रही थी। आप खुद ही देखो ना, इनका जन्म 1469 में हुआ है, 1469, देन उसके बाद 1500 1600, है ना। तो इनका जो जन्म था वो आधुनिक युग के आसपास हुआ, तो इसलिए इनको बोलते हैं आधुनिक युग, मतलब आधुनिक युग का जनक भी इनको कहा जाता है, या आधुनिक युग का शिशु भी इनको कहा जाता है। तो वो इसलिए कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ उस टाइम पे पुनर्जागरण काल खत्म हो रहा था और आधुनिक युग की शुरुआत हो रही थी, मतलब जो लोग थे बहुत ज़्यादा जागृत हो रहे थे चीज़ों को लेके। फिर आता है, इस समय के दौरान यूरोप में केवल राष्ट्रीय राज्य उभर रहे थे जिसके बाद वे वेस्टफोलिया की संधि द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता मिली। अब क्या था कि जब इनका जन्म हुआ तो यूरोप में क्या था, नेशन स्टेट। नेशन स्टेट का क्या मतलब होता है, नेशन स्टेट का मतलब होता है जैसे कि मान लो भारत एक नेशन स्टेट नहीं है, ठीक है, नेशन स्टेट नहीं है। अब क्या है, नेशन स्टेट क्या होता है, ये जो भारत है वो क्या है, एक नेशन स्टेट नहीं है। नेशन स्टेट का मतलब आपने बहुत सिंपल सी भाषा में बताती हूँ कि जहाँ जो नेशन स्टेट होंगे ना, इनका मतलब होता है जहाँ पे एक ही जाति, एक ही धर्म, एक ही इतिहास के जो मानने वाले जो लोग होते हैं ना, और एक ही संस्कृति के जो मानने वाले जो लोग हैं वो रहते हैं, उनको नेशन स्टेट कहते हैं। अब भारत तो क्या है, भारत में तो अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो भारत एक नेशन स्टेट नहीं है जहाँ पे एक ही जाति, एक ही धर्म, एक ही इतिहास, एक ही संस्कृति के जो लोग रहते हैं वो जो अपना स्टेट बनाते हैं उसको कहते हैं नेशन स्टेट। तो वो नेशन स्टेट उभर रहे थे। इसके साथ ही हालांकि इटली भी छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और एक संयुक्त यूनाइटेड स्टेट नहीं था, परंतु ऐसा मैकियावेली चाहते थे कि इटली एक नेशन स्टेट बने, यानी कि उनका अच्छा। अब बताते जो मैकियावेली थे, मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जो मैकियावेली थे वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि उनका भाई जो देश है क्या हो, वो एक, क्या हो गया, तो जो मैकियावेली थे वो ये चाहते थे कि उनका जो देश है, जैसे कि बाकी स्पेन के देश हैं, ठीक है, स्पेन के देश है, ब्रिटेन है, जैसे ये एक है ना वो बहुत पावरफुल है, ऐसे ही क्या हो इटली भी जो ये टुकड़ों में बटा हुआ है, विभाजित है टुकड़ों में, ये भी क्या हो जाए, एक हो जाए और बहुत ज़्यादा पावरफुल देश के रूप, नेशन स्टेट के रूप में उभरे। ऐसा जो मैकियावेली उनका उद्देश्य था। सेम यहाँ पे लिखा हुआ है इटली का एकीकरण, मतलब वो क्या था, वो इटली का एकीकरण करना चाहते हैं, उनका ये क्या था, ये अंतिम लक्ष्य था। परंतु वह बाद में ये ऑब्जर्व करते हैं कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा चर्च है, अर्थात धर्म। चर्च हमेशा
राजनीति में हस्तक्षेप करता है। अब क्या था, वो ये चाहते तो थे कि इटली का एकीकरण हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी उसमें, बाधा क्या थी, बाधा थी चर्च। ठीक है, क्योंकि जो चर्च था, मतलब चर्च था और जो आपका धर्म था वो क्या था, वो राजनीति में हस्तक्षेप करता था। चर्च के हस्तक्षेप के कारण ही छोटे छोटे राष्ट्र ने इटली के एक नहीं मतलब हो पा रहा था। अब क्या था, चर्च क्या करता, इंटरफेयर करता था, अपने फायदे के लिए इंटरफेयर करता था कि अच्छा उसको वहाँ से भी पैसा मिल गया, उसको वहाँ से भी चीज़ें मिल गई, है ना, इंटरफेयर कर रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो छोटे छोटे राज्य हैं वो एकीकृत नहीं हो पा रहे। बताया ना, वो इटली 5 जो मतलब 5 पार्ट्स में बटा हुआ था, स्टेट में बटा हुआ था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मैकियावेली हैं वो चर्च को नहीं पसंद करते थे। ये जो पेज है हमारा वो थोड़ा सा यहाँ से कटा हुआ है, इसको मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। उन्होंने ये कहा, धर्म और राजनीति सेपरेट मतलब होनी चाहिए। मतलब कि जो मैकियावेली है वो ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने बोला था, जिन्होंने धर्म, ठीक है, जिन्होंने धर्म और जो राजनीति है उसको अलग करने की बात की थी। ठीक है, मैकियावेली ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म और राजनीति को अलग करने की बात की थी। वो ये कहते हैं कि धर्म और राजनीति को क्या करना चाहिए, सेपरेट कर देना चाहिए। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म और राजनीति को सेपरेट करने की बात की थी। इन्हें द फादर ऑफ सेकुलरिज्म भी कहा जाता है यूरोप का। अब क्या था, इनको फादर ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है, सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता का इनको फादर भी कहा जाता है यूरोप का। देन वे प्रिंस का शासन इसलिए चाहते थे क्योंकि उनका जो प्रिंस है वो बहुत शक्तिशाली और ग्रेजुअली इटली को यूनिफाई कर देगा। अब क्या है कि जो प्रिंस का शासन, मतलब कि वो राष्ट्रतंत्र इटली में इसलिए चाहते थे कि जो मैकियावेली का प्रिंस है वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या करेगा, ग्रेजुअली है, मतलब धीरे धीरे क्या करेगा, इटली को एकीकृत कर देगा। अच्छा, अब मैं आपको इनका जो इन्होंने ये चीज़ कही है कि जो इन्होंने जो मतलब जो जो उसका वर्गीकरण किया है, ठीक है, जो इस गवर्नमेंट का जो वर्गीकरण करा है, क्लासिफिकेशन किया है गवर्नमेंट का, उन्होंने बोला है कि 2 टाइप्स की क्या होती है, यहीं पे लिख देती हूँ कि 2 टाइप्स की सरकार होती है। ठीक है, 2 टाइप्स की गवर्नमेंट होती है। 2 टाइप्स की क्या होती है, गवर्नमेंट होती है। एक सेकेंड, ये 2 टाइप्स की गवर्नमेंट होती है। ठीक है, एक तो आपका होता है गणतंत्र है, एक होता है आपका गणतंत्र, दूसरा आपका होता है राजतंत्र। राजतंत्र, ठीक है, दूसरा होता है आपका राजतंत्र। अब जो गणतंत्र है ना, गणतंत्र उनके लिए बहुत अच्छा है जिनके नागरिक बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जहाँ पे सच्चे लोग रहते हैं उनके लिए गणतंत्र क्या है, एकदम बेस्ट है। लेकिन राजतंत्र उनके लिए बहुत बेस्ट है जहाँ पे लोग भ्रष्ट हैं। ठीक है, जहाँ मानव स्वार्थी है उनके लिए क्या है, उनके लिए राजतंत्र बहुत अच्छा है। राजा के पास एकदम कहते हैं ना, एब्सलूट पावर होना चाहिए, एब्सलूट पावर होना चाहिए, मतलब पूर्ण उसके पास शक्ति होनी चाहिए। अगर राजा जो है उसे लग रहा है कि भाई मेरे साम्राज्य के लिए कुछ भी अच्छा है, चाहे वो धोखाधड़ी कुछ भी हो, उसे वो कर गुजरना चाहिए अगर वो उसके स्टेट के लिए सही है। तो जो राजतंत्र है वो उनके लिए अच्छा है जहाँ मानव स्वार्थी हैं, मानव बहुत धोखेबाज हैं। ठीक है, उनके लिए अच्छा। गणतंत्र उनके लिए अच्छा है, रिपब्लिक उसके लिए अच्छा है जहाँ के जो मानव है बहुत ज़्यादा अच्छे और सच्चे हैं उनके लिए। तो इसलिए उसने जो इटली है वहाँ पे किसकी बात करी है कि वहाँ पे उसने राजतंत्र की बात करी है कि वहाँ पे राजतंत्र होना चाहिए। और उसने जो अपना प्रिंस दिया है, प्रिंस के बारे में बताया है, वो बोला कि बहुत ज़्यादा वो उसको पावरफुल होना चाहिए, उसके पास एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए जिससे कि वो अपने निर्णय लेने में सक्षम हो सके। इसके साथ ही मैकियावेली का मानना था कि अगर राजनीति सीखना या करना है तो साइकोलॉजी और हिस्ट्री
को समझना ज़रूरी। अब अच्छा, जो मैकियावेली वो कहते हैं कि अगर भाई राजनीति को तुम्हें सीखनी है ना या फिर करनी है, आपको क्या करनी चाहिए, उनको साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। साइकोलॉजी और हिस्ट्री पढ़नी बहुत ज़रूरी है, और वे फिलॉसफी को ज़रूरी नहीं समझते थे, समझना नहीं, मतलब कहते थे कि आपको इतनी फिलॉसफी ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा फिलॉसफी आनी चाहिए, आप बस इतना ही कर लोगे उतना ही काफ़ी है राजनीति के लिए। अच्छा, साथ ही वह यह भी कहते हैं कि प्रिंस को राजनीति समझनी है अगर बेहतर तरीके से शासन करना है तो। प्रिंस को सबसे पहले ह्यूमन नेचर समझना है। आपको बता रखा है कि जो मैकियावेली है वो ये कहते हैं कि जो प्रिंस है उसे क्या करना है, सबसे पहले उसको राजनीति समझनी है। अगर उसको शासन करना है ना तो उसको पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी, भाई चल क्या रहा है पॉलिटिक्स में, कैसे करेंगे इसको हम, पहले हमें ये समझना है। क्योंकि जब फिर उसके बाद क्या समझना, उसको ह्यूमन नेचर समझना है। पहले पॉलिटिक्स समझ ली, देन उसने ह्यूमन नेचर समझ लिया। ये कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं मैकियावेली। मैकियावेली ये समझते हैं कि भाई जो अगर आपको राजनीति सीखनी है, लर्न करनी है, तो आपको क्या सीखना ज़रूरी है, और अगर आपको राजनीति करनी है, अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो आपको साइकोलॉजी और हिस्ट्री समझनी ज़रूरी है। वो फिलॉसफी, जैसे कि प्लेटो था ना, वो जो फिलॉसफी थी उसको ही ज़रूरी मानता था कि भाई वही बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो मैकियावेली है वो ये नहीं कहते, वो कहते हैं कि आपके लिए ज़रूरी क्या हो सकता है कि आप पॉलिटिक्स समझें, राजनीति समझें, पॉलिटिक्स समझें कि भाई क्या होती है, कैसे करते हैं लोग, कैसे बैठते हैं उठते हैं, है ना। अब मान लो आपके जो हमारे भारत में देख लो, हमारे जो नेता जो होते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, बहुत ज़्यादा उनको ज्ञान नहीं होता, लेकिन उनको पॉलिटिक्स की ज़रूर नॉलेज होती है ना। तो वही चीज़ है, पॉलिटिक्स को ज़रूर समझते, और उनको जो ह्यूमन नेचर है उनको पता होता है उनकी जनता को क्या नीड है और वो किस तरीके से अपनी जनता को खुश कर सकते हैं कुछ भी बोल के, तो वो अपनी बातों में आराम से मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो वो ये कहते हैं मैकियावेली जो है कि भाई ह्यूमन नेचर को फिर समझना ज़रूरी है। फिर आता है मैकियावेली की रचनाएं। तो इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है द प्रिंस, ठीक है। और डिस्कोर्स, मैंने आपको जब मैंने आपको इंट्रो बताया था इससे पहले, तभी मैंने आपको बताया था कि ये बुक उन्होंने कब लिखी थी, है ना। 1512 के आसपास, 1513 के आसपास उन्होंने ये बुक लिखी थी, डिस्कोर्स द प्रिंस। क्या होता है ना, आपका जब एक ही नंबर के पेपर आता है ना तो क्वेश्चन आ जाता है कि द प्रिंस कौन किसकी बुक है, तो ऐसे ही बताना मैं। और बुक्स लिखने के वो ना जो टीचर्स होते हैं उस पर इम्प्रेशन भी काफ़ी अच्छा पड़ता है। इस पुस्तक में मैकियावेली ने प्रिंस के शासन की बात की, जो आयरन हैंड के रूप में शासन करे, भ्रष्ट समाज के लिए आयरन वर्ड हैंड शासन करने वाले प्रिंस की आवश्यकता है। अब क्या बता रहा है, इनकी जो बुक है ना द प्रिंस, उसमें इन्होंने जो प्रिंस है उसके हाथों में ना एक तो सारी पावर दे दी है, ठीक है। पावर क्यों दी है, ताकि ये जो भ्रष्ट समाज है ना, जो यहाँ पे जो झूठा मानव रहता है, जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, सच्चाई नहीं बोलता, भ्रष्ट है, करप्शन एक नंबर 1 का करप्टेड है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा, मान लो एक निर्दयी और बहुत ज़्यादा पावरफुल, उसके पास जिसके पास बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट पावर है, मतलब कि पूर्ण शक्ति है, ऐसा राजा होना चाहिए जो आराम से जो ऐसे लोग इन्हें कंट्रोल कर सके। इसके साथ ही प्रवचन, इनकी बुक है डिस्कोर्सेस, ठीक है, डिस्कोर्सेस। इस बुक में इन्होंने क्या बताया हुआ है, इस बुक में उन्होंने अरस्तु की तरह गणतंत्र सरकार की बात की है, परंतु सरकार का शासन केवल वहाँ हो जहाँ लोग मूर्ख ना हो, सद्गुणी हो। अब क्या है, ये लोकतांत्रिक शासन की बात तो करते हैं, लेकिन इन्होंने, पहली बात तो मैंने आपको ऊपर ही बताया कि भाई जो मैकियावेली उन्होंने मतलब 2 टाइप्स के शासन की बात करी है, एक आपका गणतंत्र और दूसरा आपका राजतंत्र, ठीक है। मतलब एक आपका रिपब्लिकन और दूसरा आपका राजतंत्र, ठीक है। अब इसमें क्या बता रखा है कि अच्छा, अब जो राजतंत्र होगा वो कहाँ पे होगा, वो होगा आपका जहाँ पे मतलब जहाँ मूर्ख लोग हैं, जहाँ झूठ बोलने वाले लोग हैं, वहाँ पे होगा राजतंत्र। अगर, और वही आपका गणतंत्र कहाँ पे होगा, जहाँ पे सद्गुणी लोग हैं, मूर्ख लोग नहीं है। इसके साथ ही
मैकियावेली के मानव स्वभाव पे विचार। आप कभी कभी होता है ना, पेपर में क्वेश्चन आया था मानव स्वभाव के ऊपर विचार बताओ, है ना। तो मैकियावेली ने मानव स्वभाव के ऊपर क्या विचार दिया है, तो अब हम ये पढ़ेंगे। मैकियावेली का मानव स्वभाव के बारे में निराशावादी दृष्टिकोण दिया है। उनके अनुसार मानव अनिवार्य रूप से बुरे होते हैं और उनके शब्दों में कहें तो मानव स्वभाव से ही धोखेबाज, कायर, लालची एवं स्वार्थी होते हैं। अब जो आप हमने जो पढ़ाई से आपको उसी समझ में आ गया होगा कि भाई जो आपके जो ये हैं प्लेटो, जो आपके मैकियावेली है, उनके अकॉर्डिंग क्या है, उनके अकॉर्डिंग जो मानव स्वभाव जो उन्होंने दिया है, जो मतलब ह्यूमन नेचर जो उन्होंने दिया है, वो बहुत ज़्यादा निराशावादी दिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा निराशावादी दिया है। जो मैकियावेली है वो ये कहते हैं कि जो मानव है वो अनिवार्य, मतलब हमेशा से ही क्या है, वो हमेशा होगा ही। मानव स्वभाव क्या हमेशा से बहुत ज़्यादा कैसा है, धोखेबाज है, ठीक, कायर है, बहुत डरता है चीज़ों को लेके, लालची तो बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा स्वार्थी भी है। ठीक है, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, यही सही है। तो क्या है, स्वार्थी है। तो मानव स्वभाव के बारे में उन्होंने ये कहा है। इसके साथ ही एहसान फरामोश है, ठीक है, क्या है, अनग्रेटफुल है। मैकियावेली कहते हैं कि मानव के लिए कितना भी कुछ कर लो परंतु वह भूल ही जाते हैं। वैसे ही शासक अपनी प्रजा के लिए कितना ही क्यों ना कर ले, थोड़े समय बाद वो भूल ही जाएंगे। इसलिए प्रिंस के लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि उसको उसको मतलब कि प्रजा को डरे ना कि प्यार करे। डरेंगे तभी वह उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। अब जो प्लेटो, जो आपके जो मैकियावेली है, वो ये कहते हैं कि भाई जो मानव है ना, वो कैसा है, बहुत ज़्यादा एहसान फरामोश है। मतलब उसके लिए कितना भी कुछ कर लो वो भूल ही जाएगा एक टाइम बाद। होता है ना कि हम किसी इंसान के लिए कितना भी कुछ कर लेते हैं, या फिर एक टाइम पे आप बोल दो कि आपने किसी दोस्त के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ, आज आपको याद करता है, वो नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज मान लो वो आपको सोचेगा या तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे मुकाम पर हूँ, है ना, उसके माइंड में ये थिंकिंग रहेगी। तो बहुत ज़्यादा जो मानव है वो कभी, अगर आपने उस पर कोई एहसान कर दिया, वो कभी क्या करेगा, वो मतलब वो बोलेगा ही नहीं कि हाँ आपने ये चीज़ की थी। वो कहेगा अरे मैंने तो, आपने थोड़ा, ये तो मैंने ही किया था, ये तो मेरे ही भाग्य का था। तो मतलब वो ये कहते हैं कि भाई बहुत एहसान फरामोश किस्म का मानव होता है। अगर जो राजा है वो कितना भी कुछ कर ले, बहुत अच्छी चीज़ें कर ले, लेकिन क्या होगा कि वो थोड़े समय बाद जो मानव होगा वो भूल जाएंगे कि उनके राजा ने उनके लिए क्या किया था। तो जो मानव है, जो प्रिंस है, उसे क्या करना चाहिए, उसे लोगों को डरा के रखना चाहिए ताकि कभी भी उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठा ही ना पाए। अब क्या है, और उन्होंने बोला धोखेबाज है। मानव क्या है, धोखेबाज है। मानव स्वभाव से ही स्वार्थी, ठीक है, आत्म केंद्रित, मतलब कि सेल्फ सेंटर्ड या फिर सेल्फ इंटरेस्टेड बोल सकते होते हैं। वे हमेशा से ही मांग करते हैं और यदि राजकुमार मांगे पूरी नहीं करता, मतलब द्वारा मांगे पूरी नहीं की जाती, तो वह प्रिंस को ही धोखा दे सकते हैं। इसलिए प्रिंस को किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा प्रिंस को सतर्क रहना चाहिए ताकि वह अपने शासन को ज़्यादा दिन तक चला सके। अब क्या बता रखा है, ये जो मैकियावेली वो ये कहते हैं कि भाई जो मानव है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या है, एक तो आत्म केंद्रित है, मतलब कि सेल्फ सेंटर्ड है या फिर सेल्फ इंटरेस्टेड है, और बहुत ज़्यादा स्वार्थी, बहुत सेल्फिश किस्म का है मानव। तो अगर राजकुमार से उन्होंने कोई बात की, उन्होंने अपने जो शासन है, नेता, उसको कुछ बोला कि भाई मेरा ये काम कर दो, और उसने मना कर दिया ना, फिर वो उसी को धोखा देने के लिए क्या कहेंगे, तत्पर रहेंगे। ऐसा होता है ना। इसलिए प्रिंस को किसी पर भी क्या, जो इसलिए जो जो प्रिंस है उसे किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा प्रिंस को क्या होना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, एकदम कहते हैं अलर्ट रहना चाहिए चीज़ों को लेके, क्योंकि तभी तो वो लंबे समय तक अपना शासन चला पाएगा। देन अब क्या है, डरपोक है मानव, क्या बहुत ज़्यादा डरपोक किस्म का है। मानव स्वभाव से ही डरपोक होते हैं और वह उन चीज़ों को खोने से डरते हैं जिनसे उन्हें खुशी मिलती है। प्रिंस को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए कि उसके शासन में लोग ज़्यादा सुरक्षित हैं। यदि उसका शासन समाप्त हो गया तो वह अपनी प्रजा
और प्यारी चीज़ों को खो देंगे, इसीलिए मेरे ही शासन का सहयोग करें। आप इसका उदाहरण ना भारत में जो भी पॉलिटिक्स चल रही है ना उससे आराम से देख सकते हो। हमारे जो देश के नेता हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ना कि अरे अभी एक बहुत ज़्यादा नई चीज़ आ रही है कि हिंदू खतरे में है, ठीक है। तो अगर हिंदू खतरे में है तो आपको क्या करना है कि एक ही गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है ना। यही तो है, यही चीज़ आजकल चल रही है। तो यही होता है कि ना अब लोगों के मन में चीज़ आ गई भाई हिंदू खतरे में है। आप एक चीज़ देखना, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि 2014 से पहले, मैं किसी भी गवर्नमेंट को टारगेट नहीं कर रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ, ठीक है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो 2014 से पहले जो एक होता है ना जय श्री राम, मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ अपने कल्चर की, और मेरा बहुत ही बिलीव है। लेकिन जो लोग आज जिस तरीके से इस नाम को यूज़ करते हैं ना, आप उनसे एक चीज़ पूछ लो वो एक चीज़ नहीं बता पाएंगे। बताना छोड़ो, वो कभी मंदिर भी नहीं जाते होंगे, है ना। तो वो जो जिस वे में वो यूज़ करें ना वो बहुत ज़्यादा गलत है। भगवान को पॉलिटिक्स में मत यूज़ करो, वो हमारी आस्था है, हम उन पे बहुत बिलीव करते हैं। तो मतलब ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा क्या है, गलत, एक तरीके से गलत है। इसके साथ ही ऐसी क्या है कि लोगों को, जो हमारे जो नेता हैं उन्होंने डरा के रखा हुआ है कि अगर ये हट गई ना तो उसके बाद तुम्हारा तो कल्याण हो गया, तुम्हारी तो चीज़ें हो गई। तो मतलब यही चीज़ है। तो ऐसे ही आप इसमें समझ सकते हो कि जो हमारा जो मतलब जो प्रिंस है उसे क्या करना चाहिए, उसे ना लोगों के मन में ये भय बैठाना चाहिए कि आप मेरे शासन में बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो। अगर कोई किसी दूसरे का शासन आएगा तो आपकी जो प्यारी चीज़ें हैं उन्हें आप खो दोगे। इसलिए क्या करो, मेरे शासन का सहयोग करो। क्योंकि मानव को तो उन्होंने डरपोक बताया ना, वो उन चीज़ों को खोने से डरता है जो उसकी प्यारी हैं। अब इसके बाद क्या बताया हुआ है कि चंचल दिमाग। अब बोला है कि जो मानव का जो दिमाग होता है ना वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, चंचल होता है। मानव अपना साइड बहुत जल्दी चेंज कर लेता है, जहाँ उसको लाभ ज़्यादा मिलता है वह आसानी से वहाँ चला जाता है, दल बदलू होता है। प्रिंस को इसका फ़ायदा उठा सकता है, और उसके दुश्मन के लोगों को लालसा देके, लालच होगा, देकर अपनी तरफ कर सकता है। और उसको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके अपने लोगों को कोई लालच नहीं दे रहा। अब क्या है, ये कहते हैं कि भाई मानव जो है ना वो बहुत ज़्यादा लालची किस्म का होता है। मतलब कि उसको अलग लगता है कि मेरा फ़ायदा यहाँ पे है तो वो वहाँ चला जाता है। अगर मान लो जैसे कि मैं एक चीज़ बताती हूँ, मैंने अभी ना एक जगह एडमिशन लिया है, लेकिन उससे पहले मैंने बहुत जगह एडमिशन का ट्राई किया कि यार मुझे एडमिशन मिल जाए ना कहीं से अच्छा, मतलब 10-15 जगह मैंने देखा होगा कि जहाँ पे पैसे कम लग रहे हो, तो और जहाँ पे कोई अच्छी चीज़ हो। तो फिर एक को मैंने बोल दिया कि हाँ ठीक है देख तू। लेकिन भाई मैंने एक जगह पहले से बात की हुई थी कि मुझे यहीं से अपना एडमिशन लेना है, तो देन उसके बाद मतलब मैंने वो एडमिशन ले लिया जहाँ मुझे सही लगा, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे वहाँ मैंने नहीं लिया, है ना। तो मतलब भाई मैं क्यों लूँ ज़्यादा पैसे वाली जगह में। तो क्या है, ये क्या है, एक तो हम इसको लालची कह सकते हैं, एक तरीके से मान लो मैं लालची हूँ तो ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि मानव बहुत ज़्यादा लालची किस्म का होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मान लो दो दुकान है जहाँ पे 100 रुपए की मान लो कोई कुछ भी चीज़ मिल रही है, ठीक है, और वहीं दूसरी दुकान है जहाँ पे 200 की कुछ चीज़ मिल रही है। तो जहाँ पे यहाँ पे मान लो ये मानो आप कि 100 रुपए में आपको एक चीज़ मिल रही है, वहीं 50 रुपए में आपको दो चीज़ मिल रही है। तो आप जाओगे कहाँ, 50 वाले के पास जाओगे ना जहाँ पे दो सामान मिल रहा है और सेम ही सामान मिल रहा है। तो ऐसे जो कहते हैं कि भाई जो मानव है ना वो अपना साइड बहुत जल्दी चेंज कर देता है, जहाँ उसको लगता है कि उसके फ़ायदा आ रहा है ना वो वहीं दल बदलू होता है। जैसे कि जो प्रिंस है उसके जो कर्मचारी हैं, उसके साथ के जो लोग हैं, वो काम जो कर रहे हैं, अगर उनको मान लो किसी ने बोला कि मैं तुझे 100 लाख रुपए 100 लाख कह रही हूँ, 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, तू मेरी साइड आ जा, तू मेरे लिए काम कर, तो वो कर लेगा अगर उसकी तनख्वाह उस तनख्वाह से ज़्यादा है जो उसको प्रिंस दे रहा है। इसके साथ ही अब क्या बोल रखा है कि जो मानव है वो बहुत ज़्यादा लालची होता है, ठीक है, लालची हमारा हो गया। इसका सीधा यह मतलब है कि मानव बेहद लालची होता है और वो हमेशा से भौतिकवादी चीज़ों के पीछे भागता है। भौतिक क्या होता है,
भौतिक चीज़ें होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे कि मान लो कार हमें देख सकते हैं हम, ठीक है। कार, पैसा, गाड़ी तो चलो सेम ही होगा, ठीक है। और हमारा घर, जो भी हमारे घर के अंदर आइटम्स रखे हुए हैं वो सारी चीज़ें हम देख सकते, जो भी चीज़ हम देख सकते हैं ना, देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनको कहते हैं भौतिक। तो जो मानव क्या है, वो लालची होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। वो ना भौतिकवादी जो चीज़ें होती हैं उनके पीछे भागता है। प्रिंस उन्हें भौतिकवादी सुख का वादा कर सकता है और इस तरह वह अपने शासन को निरंतर सुनिश्चित कर सकता है। अब क्या है, वो प्रिंस को ये एडवाइस देते हैं मैकियावेली कि जो मानव है, एक तो भाई देखो उसको भौतिकवादी चीज़ें चाहिए, तो अगर आपको अपना शासन बहुत लंबे समय तक चलाना है, बहुत ज़्यादा सही निरंतर चलाना है, तो क्या करना है कि जो जनता है ना भाई, जो प्रजा है ना, उसको उसी वादा कर देना भौतिक चीज़ देने का। कह दो कि आप उनको कंबल बांट रहे हो, ठीक है, कह दो कि आप अभी सबको कुर्सियाँ बांट रहे हो, तो वो उसमें खुश हो जाएगा मानव। तो इससे क्या होगा कि वो खुश भी रहते रहेंगे क्योंकि उनको चीज़ें मिल रही है, हर साल मिल रही है, जब भी मिल रही है, तो इससे वो खुश रहेंगे। तो उन्हें मतलब ये भौतिक वाली चीज़ें देते रहो, उनको सुख पहुँचाते रहो या फिर उनका वादा करते रहो, या दो मत, बस वादा करो, वो उसमें खुश रहेंगे। कह दो कि हर महीने तुम्हारे बैंक में 15,000 रुपये आएंगे, है ना, कह दो हर साल में एक बार आएंगे इतने पैसे, 500 रुपये आएंगे, देखो। तो ये क्या है, उनको बस ये देते, बोल दो, चाहे दो मत, बोल दो, वो उसी में खुश हो जाएंगे। ये कौन कहता है, तो मैकियावेली कहते हैं। इसके साथ ही हालांकि मानव प्रकृति के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण के कारण साइमन द्वारा उनकी आलोचना की गई। अब क्या है कि जो भाई ह्यूमन नेचर है उसके प्रति उन्होंने बहुत ज़्यादा निराशावादी दृष्टिकोण दिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड उन्होंने देखा है। तो जो साइमन में एक थिंक करने विचारक हैं, तो वो ये कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि जो हर आदमी है वो मतलब उसका जो ह्यूमन है वो खराब ही हो, बहुत सारे होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, है ना, वो नहीं होते लालची। तो जो साइमन है वो कहते हैं आलोचना में मैकियावेली की, उन्होंने कहा कि सार्वभौमिक नहीं है, जहाँ मैकियावेली रहते हैं ऐसी स्थिति सिर्फ वही है, और इसलिए स्टेट जहाँ पर ऐसा देखने, अच्छा अब बता रखा है कि जो साइमन होते हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं कि हर जगह ये चीज़ है ना, हर जगह नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जो भाई जहाँ पे मैकियावेली रहते थे उनके टाइम पे ये सिचुएशन थी, तब उन्होंने जो ये वर्णन दिया है ह्यूमन नेचर का उस बेस पे दिया है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे लोग थे, उन्होंने आसपास अपने वो लोग देखे, उन्होंने की मुलाकात सिर्फ उन्हीं लोगों से हुई जो लालची किस्म के थे, तो तब जाके वो शायद ऐसा अपना मतलब उन्होंने जो थ्योरी दी है इस पे, ये बातें कही है ह्यूमन नेचर पे। अब आता है डैनिंग। अब डैनिंग भी क्या एक विचारक एक थिंकर है ना, जो डैनिंग है वो ये कहते हैं मैकियावेली जो कहना है, वह कहते हैं कि वह एक व्यक्ति उसकी प्रैक्टिस सीख करता है, उनको मिलेंगे या अच्छा ये क्या है, ये थोड़ा सा आप मान लो उसको काट सकते हो, ठीक है। अब आता है कौटिल्य ने भी ऐसा विचार दिया है कि ह्यूमन नेचर पर कौटिल्य तो मैकियावेली से भी ज़्यादा मैकियावेली थे। अब क्या बताया कि जो ह्यूमन नेचर जो कौटिल्य हैं वो कौटिल्य क्या थे, कौटिल्य को आप जानते हैं, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, है ना, भारत के जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। तो क्या है, ये तो मैकियावेली से भी ज़्यादा मैकियावेली थे, कौन, कौटिल्य। बहुत ज़्यादा इन्होंने नीति के बारे में कहते हैं ना, अरे चाणक्य नीति, मुझसे चाणक्य नीति मत खेलना, इस तरीके के इनके मेमे बनते हैं और भी चीज़ें होती हैं। इसीलिए हमें मैकियावेली के विचारों को इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे साइमन ने कहा गया रहे थे, ठीक है। कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मैकियावेली का प्रिंस के, जो मैकियावेली हैं उन्होंने प्रिंस के ऊपर क्या क्या बात की। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मैकियावेली के जो मतलब उन्होंने मोरालिटी के ऊपर क्या क्या बात की है, ठीक है। आगे बस हमें ये सारी जो चीज़ें इन्हें ही कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और आप ऐसे ही हमारी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ये जो वीडियो है आपको 3 पार्ट में या फिर 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट मिल जाएगा। धन्यवाद।